बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा इसमें हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्दों की और मैथ के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो भी आपको पूरी देखनी है। आपका मेधावी का एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है। इसके बाद मैं आपको कल बताऊँगी कि मेधावी के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, और हम उसी पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ताकि आपकी मेधावी के एग्ज़ाम की स्कॉलरशिप पक्की हो जाए, या फिर जो भी एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सब उस चीज़ से फेमिलियर हो जाए और अच्छे से उनके मार्क्स आएँ आपके एनुअल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ का। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची आते ही आते हैं और वो 2 या 3 नंबर के भी आ सकते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस उन नंबर्स पे भी करना चाहिए जो कि एक्स्ट्रा मार्क्स हमें इजीली दिलवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो आपके मेधावी के एग्ज़ाम में या किसी भी एनुअल एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला शब्द है हवा। हवा के 2 पर्यायवाची बताने हैं आपको। तो हवा के 2 पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है वायु और दूसरा होता है पवन। तो हवा के 2 पर्यायवाची जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से जो याद रखने वो क्या क्या हैं? वायु और पवन। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड है आपका पानी। पानी को आप किन 2 शब्दों से और जानते हो? देखो, पर्यायवाची का अर्थ ये होता है कि उन शब्दों का आप किन और 2 तरीकों से, 2 शब्दों के तरीकों से आप बता सकते हो। 2 शब्द वैसे ही सिमिलर कौन से हो सकते हैं कि आप उनका मीनिंग सेम रहता है उन शब्दों का। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं कि आपके नाम का अर्थ क्या है, तो आप बताते हो ना, मुझे लक्ष्मी जी बोल सकते हैं, फूल बोलते हैं किसी को। तो इसी तरीके से ये कुछ शब्द हैं जो आप देखते हो अपने आसपास, उनके सबके नाम है एक तरीके से। और इन्हीं के हमें क्या बताने हैं? 2 अल्टरनेटिव्स बताने हैं कि अगर हवा है तो हवा को आप किन 2 शब्दों से और अलग से पुकार सकते हो, वो कौन कौन से 2 शब्द हैं। तो जैसे पानी, पानी को आप क्या कह के बुला सकते हो? जल और नीर। तो जल भी हम पानी को बोलते हैं और नीर भी हम किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आसमान। आसमान मतलब ये जो ऊपर अंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो आसमान आपको दिखाई दे रहा है, उसको किन 2 और शब्दों से आप पुकार सकते हो? तो वो है आपका नभ और गगन। तो आसमान को हम नभ भी बोल सकते हैं और गगन भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है सावधान। सावधान मतलब आप किसी को बोलते हो ना, आप सावधान रहना, मतलब आप किसी को, किसी पर्सन से या किसी चीज़ से सावधान, चौकन्ना कर रहे हो कि सतर्क हो जाओ, कि आपको उससे सावधानी बरतनी है। तो सावधान का होता है चौकस होना या चौकन्ना, या फिर होशियार होना। ठीक है। फिफ्थ है बेटा आपका, फिफ्थ है नेत्र। नेत्र मतलब 2 आँखें, जो आपकी आँखें हैं उनको क्या बोलते हैं? हम नेत्र बोलते हैं। नेत्र को क्या क्या बोलते हैं बेटा? नेत्र को बोलते हैं एक तो नयन और एक आँख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6th है आपका सम्मान। सम्मान का क्या अर्थ होता है? सम्मान का अर्थ होता है इज्जत और आदर। सम्मान मतलब किसी की दिल से इज्जत करना है, किसी का सम्मान करना, किसी का आदर करना, कि हाँ भाई हम आपके लिए बहुत खुश हैं, आप हमारे घर आए, हमने उसको सम्मान दिया। इस तरीके से किसी की कोई बेइज्जती नहीं करना, वही होता है, क्या होता है? सम्मान। 7th है आग। आग मतलब कहीं पे अनल या अग्नि लग जाना। आग को किस किस नाम से जानते हैं? अनल और अग्नि के नाम से जानते हैं। ठीक है। कुछ शब्द आपको ऐसे लगेंगे जो हमारे हिंदी के नहीं लगेंगे, आपको किसके लगेंगे? संस्कृत के लगेंगे। तो जैसे आपको पता है बेटा कि संस्कृत से ही हमारी हिंदी का जन्म हुआ है, इसीलिए जो कुछ पर्यायवाची शब्द जो आपको हिंदी से अलग लगते हैं, संस्कृत के लगते हैं, वो अर्थ तो सेम देते हैं लेकिन भाषा अलग अलग है। एक संस्कृत का है तो कोई हिंदी का है। ठीक है। फिर है 8 नंबर पे चांद। चांद के 2 पर्यायवाची पूछे कि चांद को किन और 2 नामों से जानते हैं। तो चांद को किस किस नाम से जानते हैं? चंद्रमा और शशि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चंद्रमा और शशि। ठीक है। नेक्स्ट है 9th अमृत। अमृत मतलब एक ऐसा जल जो कि बहुत शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध माना जाता है। जैसे कि हमारा गंगा जल, हमारी गंगा नदी का जो पानी होता है, हम उसको बहुत शुद्ध मानते हैं, अमृत मानते हैं एक तरीके से। तो उसको किन 2 नामों से जाना जाएगा? अमृत को सुधा और पीयूष के नाम से जाना जाएगा। किन 2 नामों से? सुधा और पीयूष। नेक्स्ट है आपका बेटा संसार। संसार के 2 पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? संसार को एक तो आप जग बोल सकते हो या जगत बोल सकते हो, या फिर दुनिया। तो संसार के 2 पर्यायवाची हुए जग और दुनिया।
नेक्स्ट है 11th विश्वास। विश्वास मतलब भरोसा, तो भरोसा और यकीन कि हम किसी पे विश्वास करते हैं, हम किसी पे यकीन करते हैं। तो इसके दो पर्यायवाची कौन कौन से हुए? भरोसा और यकीन। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th है बादल। बादल का मतलब क्या होता है? मेघ। कहते हैं ना घनघोर घर आए मेघ, मतलब बादल घिराए हैं। और प्योधर, प्योधर मतलब जिनमें पानी भरा है, जो पानी बरसाने वाले हैं, तो वो कौन होते हैं? मेघ होते हैं, आपके बादल होते हैं। तो बादल को किन किन दो नामों से और जाना जाता है? मेघ और प्योधर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूरज। 13 नंबर पे कौन सा आपका? सूरज। तो सूरज को किन दो नामों से जानते हैं? दिनकर और दिवाकर। दिनकर और दिवाकर। सूरज को आप दिनकर भी बोलते हो और दिवाकर भी बोलते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका 14th फूल। फूल को आप किन दो नामों से जानोगे? सुमन और पुष्प। फूल के दो पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? सुमन और पुष्प। तो देखो जैसे किसी का नाम सुमन होगा, तो अगर उससे हम उसके नाम का अर्थ पूछेंगे कि क्या अर्थ होता है तुम्हारे नाम का, तो वो बता सकती है ना कि हाँ सुमन का अर्थ होता है फूल, या पुष्प बोल सकते हो। या किसी का नाम पुष्प होगा तो वो कह सकता है कि हाँ मुझे सुमन के नाम से भी जाना जा सकता है, मेरे नाम को सुमन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरीके से हम चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू करेंगे ताकि हम चीज़ों को इजीली याद रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रयास। प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न करना या कोई चेष्टा रखना कि हाँ वह उस काम को करने की पूरी चेष्टा रखती हूँ या रखता हूँ। तो प्रयास मतलब किसी चीज़ को बार बार करते रहना, उसमें हार ना मानना, क्या कहलाता है? प्रयास। तो उसको बोलते हैं प्रयत्न और चेष्टा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 पृथ्वी। पृथ्वी को किन दो और नामों से जानते हो आप? पृथ्वी को हम या तो भू बोलते हैं, भू का मतलब भी क्या होता है? पृथ्वी या धरती या भूमि या धरा। तो ये 3-4 नाम हैं जो हम पृथ्वी के नाम से जिनको जानते हैं। 17th है बेटा आपका ईश्वर। ईश्वर को हम क्या दो नामों से जानते हैं? ईश्वर को हम बोलते हैं बेटा भगवान और प्रभु। तो भगवान और प्रभु किनके दो पर्यायवाची हुए? ईश्वर शब्द के। या प्रभु के दो पर्यायवाची पूछ ले तो ईश्वर और भगवान, या भगवान के दो पर्यायवाची पूछ ले तो ईश्वर और प्रभु। ठीक है, नेक्स्ट है 18th पालना। पालना मतलब एक तरीके का, एक तो झूला होता है जिसको हम पालना बोलते हैं, जिसमें बच्चे को लेटा के झुलाया जाता है, या फिर किसी को पालना, हम किसी को पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, तो वो भी क्या होता है? पालना। तो मतलब किसी को पालना या पलना। ठीक है, 19th है गगन। गगन जैसे कि आपका आसमान था ना, तो आसमान का पर्यायवाची दूसरा क्या हो सकता है? गगन भी हो सकता है। तो गगन के दो पर्यायवाची, एक तो आकाश, आसमान, या फिर नभ। तो ये पर्यायवाची आपके किसके हुए? गगन के। या आकाश के पूछ ले तो नभ और गगन। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि हाँ भाई अगर ये पूछ ले तो हमें ये बताना है और वो पूछ ले तो ये बताना है। ठीक है, असुर। असुर किसको बोलते हो आप? असुर बोलते हैं हम राक्षस को, जो बुरे काम करता है, जो गलत काम करता है। तो असुर मतलब राक्षस या निशाचर। ठीक है, 21 है मूर्ख। मूर्ख का मतलब क्या होता है? जिसमें बुद्धि नहीं हो, तो बुद्धिहीन एक तो, या ना समझ जिसमें कोई समझ नहीं होती, या नादान, वही क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। ठीक है, 22 पे है बेटा पहाड़। नेक्स्ट है आपका पहाड़। पहाड़ का मतलब आपकी माउंटेन्स इंग्लिश में कहे तो। पहाड़ को आप किन दो नामों से जानोगे? पर्वत। पर्वत का मतलब भी क्या होता है? पहाड़। या फिर अचल। अचल होता है जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई हटा नहीं सकता, वो बिल्कुल स्थिर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, अचल है, तो वो क्या होता है? पहाड़। ठीक है, फिर 23 पे है आपका समुद्र। समुद्र जो पानी को अपने अंदर धर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जलधि, जो अपने अंदर पानी को धरे हुए है। या वारिधि जिसके अंदर पानी बसा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? समुद्र बोलेंगे। ठीक है, 24 पे है बेटा आपका नेक्स्ट रात्रि। रात्रि मतलब रात, जो रात का समय होता है उसको हम रात्रि भी बोलते हैं या फिर रजनी भी बोलते हैं। तो किसी का नाम अगर रजनी हुआ तो उसको रात्रि भी बोल सकते हो। हाँ, रात्रि, रात और रजनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नूतन। नूतन का मतलब क्या होता है? नूतन मतलब या तो नया, बिल्कुल नया, नवीन, बिल्कुल जो अभी अभी हुआ है, तो नूतन मतलब नया और नवीन। नेक्स्ट है किनारा। किनारा
समुद्र का किनारा होता है, जैसे आपका किसी भी चीज़ का जो किनारा होता है उसको किस किस नाम से बोल सकते हैं? तट या तीर। तो किनारे के दो पर्यायवाची तट और तीर। आया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट देखो अमृत, देखो ये रिपीट हो गया, तो हम याद करवाने के लिए ऐसे बीच बीच में दोबारा, अमृत का क्या मतलब बताए थे? पर्यायवाची क्या बताए थे? सुधा और पीयूष। तो अमृत के दो पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सुधा और पीयूष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका बादल। बादल अभी मैंने बताया था, बादल क्या होते हैं? जो पानी को अपने अंदर धरे रखते हैं। प्योधर और मेघ, मेघ भी क्या कहलाते हैं? आपके बादल कहलाते हैं। ठीक है, फिर है 29 पे कमल। कमल एक फूल होता है, लोटस, उसको क्या किन दो नामों से जानते हैं? जलज और नीरज। जो जल में जन्म लेता है और या फिर नीरज। ठीक है, 30 पे है राजा। राजा को किन दो और पर्यायवाची क्या है राजा के? नरेश। राजा को नरेश भी बोलते हैं या भूपति भी बोल सकते हैं या भूप, तीनों नामों से ही राजा को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली। बिजली को किन दो पर्यायवाची के शब्द कौन कौन से हैं? चंचला और दामिनी। तो बिजली के दो पर्यायवाची चंचला और दामिनी। ठीक है, आए समझ में? फिर है नेक्स्ट गाय। गाय को दो पर्यायवाची बताओ। गाय के दो पर्यायवाची होते हैं बेटा धेनु और गो। धेनु और गो, गो माता जी बोलते हैं हम। अभिलाषा। अभिलाषा मतलब किसी चीज़ की अभिलाषा रखना, चाह रखना, इच्छा रखना, कामना रखना। तो ये तीनों ही इसके क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। तो अभिलाषा के 2 या 3 पर्यायवाची चाह, इच्छा, कामना, ये सब होते हैं। ठीक है, 34 है मित्र। मित्र का मतलब क्या होता है? मेरा दोस्त, यार। तो दोस्त, यार, सखा, ये सब किसके पर्यायवाची हुए? मित्र के पर्यायवाची हुए। फिर है नदी। नदी के दो पर्यायवाची आपके सरिता और तटनी। सरिता और तटनी। तो नदी के दो पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? सरिता और तटनी। फिर है पुत्र। पुत्र मतलब बेटा, सन जिसको आप बोलते हो, या सूत। पुत्र के दो पर्यायवाची कौन कौन से? सूत और बेटा। वृक्ष। वृक्ष के दो पर्यायवाची, वृक्ष को आप क्या बोलते हो? एक तो पेड़ बोलते हो और एक तरु। पेड़ और तरु, ये दो पर्यायवाची शब्द किसके हुए? वृक्ष के हुए। फिर है माता। माता जो हमें जन्म देती है, माँ। एक तो माँ, और जो जन्म देती है उसको क्या बोलते हैं? जननी। जो जन्म देती है, जन्म देने वाली जननी। फिर है सोना। सोना के दो पर्यायवाची, सोना एक तो सो जाना, एक कनक, जो आपके गेहूं वगैरह होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? कनक बोलते हैं। और स्वर्ण, जो सोना होता है ना, जो गले वगैरह में हार वगैरह पहनते हैं, सोने की जो चीज़ें बनती हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? सोना। उसको बोलते हैं हम स्वर्ण। लास्ट है सांप। सांप को किन दो पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है? सांप को एक तो बोलते हो आप नाग। सांप को क्या बोला जाता है? नाग। और सर्प मतलब सांप। ये जो सर्प है ये संस्कृत का शब्द है बेटा। तो सांप का सर्प और नाग। ठीक है, हिंदी के सारे पर्यायवाची आपको समझ में आए? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे बेटा, इसलिए मैंने ये आज की वीडियो में करवाया, ताकि अब एग्ज़ाम जल्दी से आने वाला है तो आप इन सबको याद कर लो इजीली, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपके जो 2-3 नंबर इन पे मिलने वाले हैं वो बिल्कुल भी ना कटे। इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस बार बार करवा रही हूँ। तो चलिए अब आगे कुछ 1-2 SST क्वेश्चन है और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, वो शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में सिर्फ 31 ही क्वेश्चन किए थे, जिसमें 31वां क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और वो वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने शॉर्ट कर दी थी और उसका पार्ट नहीं डाला था। तो आज उसका जो सेकेंड पार्ट है, एक तरीके से मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे SST के उसमें हो चुके थे, लेकिन 1-2 SST क्वेश्चन रह गए थे। तो आज SST से कंटिन्यू करते हुए हम हिंदी का जैसे कर चुके हैं पर्यायवाची इसी वीडियो में, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पे हम इसका एंड करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो कमर कस लो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, और कोई भी बीच में उठ के कहीं जाएगा नहीं। बीच में भी आज कई क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ ताकि तुम आंसर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये SST का पार्ट शुरू होने वाला है। इससे पहले जो आपने पार्ट देखा वो हमारा हिंदी का था। ठीक है, तो देखो इसमें मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, मैच द फॉलोइंग। ये कुछ एक साइड हमें कुछ दिए हुए हैं और दूसरी साइड हमें उसके आंसर्स दिए हुए हैं, और हमें इनको मैच करना है कि किसके साथ कौन सा मैच होगा।
पहला देखो पेपर है, क्यूमिन है, सेकंड ग्लास, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ असम, फिफ्थ बेजिल और सिक्स्थ प्लांट्स डेट ग्रो वेयर दे आर नॉट सोन। इधर है पोचमपल्ली, बीहू, वीड्स, मेडिकल प्लांट स्पीशीज और प्रिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हमें पता है जैसे कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है आपका, बिहू। बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हमें पता थी तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। और पहले मैं इजी क्यों करवाती हूँ, ताकि इजी वाले मैच कर दोगे तो हार्ड वाले आपको पता चल जाएगा शायद ये इसका हो सकता है, आप थोड़ा बहुत उनके साथ खेल भी सकते हो अगर नहीं भी आ रहा हो। तो इसीलिए पहले इजी से शुरुआत करा करो कि जो आपको मालूम है उसके बारे में आप पहले उसको टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका देखो प्रिज्म, हमें पता है एक तरीके का ग्लास होता है, एक तरीके का डायमंड शेप का होता है, तो ग्लास को हम प्रिज्म से कर देंगे। बेजिल, जैसे कि हमारी यहाँ की तुलसी माता होती है, वैसी फॉरेन कंट्रीज़ में जो तुलसी माता जी हैं वो बेजिल होती है। तो एक मेडिकल प्लांट होता है हमारा तुलसी, तो बेजिल भी क्या हो गई, एक मेडिकल प्लांट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर क्यूमिन, जीरा और ये जो पेपर होती है वो काली मिर्च होती है, वो क्या है एक तरीके का मसाले ही हैं, स्पाइसेस हैं, तो इसको हम मसालों से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर है आपका आंध्र प्रदेश और आपका बच गया प्लांट्स डेट ग्रो वेयर दे आर नॉट सोन। तो वीड्स एक तरीके की घास ऐसी होती है जो कहीं भी उग जाती है बिना किसी बीज वगैरह के, तो ये आप वीड्स के साथ मैच कर सकते हो। और लास्ट में बच गया आंध्र प्रदेश, जो कि पोचमपल्ली से आपका कनेक्टेड हो गया कि ये त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। आए समझ में? तो शुरुआत करा करो इजी वन से जो आपको पता है, फिर उसके बाद आप हार्ड वन पे चले जाओ आराम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर कि ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है, बताओ ज़रा, ठीक है। 34 नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 डैश इज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ रेड सेल्स इन द ब्लड। ऐसी कौन सी बीमारी या ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी होती है जो रेड ब्लड सेल्स में, हमारी बॉडी में जो दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक रेड और एक वाइट, तो रेड ब्लड सेल्स में किस चीज़ की कमी की वजह से वो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, वो क्या चीज़ है, तो बताओ किस वजह से होता है ऐसा क्या कम हो जाता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। तो ये होती है एनीमिया की, मतलब खून की कमी की बीमारी, जो कि रेड ब्लड सेल्स में कम होने की वजह से हमें हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कैमल्स डू नॉट हैव सॉफ्ट पैड्स अंडर देयर फीट। क्या कैमल्स के फीट के नीचे, पैरों के नीचे जो पैड होते हैं, जो नीचे गद्दमदार चीज़ होती है, वो सॉफ्ट होती है, येस और नो, या नहीं होती है? क्या होता है, क्या वो सॉफ्ट नहीं होती, ऐसा होता है? नहीं बेटा, वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए वो रेत में, जो गरम गरम रेत होता है आपका रेगिस्तान में, वो इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जैसे कि आप अगर नंगे पैर चलोगे तो आपको परेशानी होगी, आपके पैर जलने लग जाएंगे, लेकिन उनके पैर नहीं जलते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके फीट के नीचे, उनके पैरों के नीचे जो सॉफ्ट पैड होती है, जो गद्दमदार चीज़ होती है, वो उनको उससे प्रोटेक्ट करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 द सन राइजेज इन द। बताओ कि सन कहाँ पे राइज होता है, कहाँ से उगता है सन? सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरब से सूर्य का उदय होता है। पूरब में कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 37 एन एक्यूट एंगल इज़ एन एंगल ऑफ लेस देन। बताओ एक एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है वो किससे कम होता है? जैसे कि मैंने आपको आंसर बता ही दिया कि जो एक्यूट एंगल होता है वो हमेशा किससे कम होता है बेटा? 90 डिग्री से। किससे? 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से जितना कम होगा वो उतना एक्यूट, और 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल। क्या? राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 ₹20 इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे। ₹20 को कन्वर्ट करने लगो पैसों में, तो बताओ कितने पैसे आएंगे। जैसे कि हमें पता है कि ₹1 में 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो बताओ 20 में कितने होंगे? तो 20 इंटू में
100, तो हमें पता चल जाएगा 20 में कितने पैसे हैं, तो कितने हो जाएंगे 2000 पैसे। ठीक है, तो 20 में जहाँ 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वहाँ 20 में कितने होंगे 2000। आए समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ द प्राइस ऑफ एन एग इज़ ₹6, हाउ मच मनी शैल वी पे फॉर बाइंग 2.5 डजन एग्स। एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ अगर एक अंडे की कीमत 6 रुपये है, तो अगर हमें 2.5 दर्जन अगर अंडे चाहिए तो हमें कितने पैसे उसके लिए खर्च करने होंगे, हमें उसके लिए कितने पैसे दुकानदार को देने होंगे। तो चलिए जो पहले गिवन है उसको लिखना शुरू करते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे आगे की चीज़ें। तो देखो पहले उन्होंने बताया 1 एग कितने रुपए का है, 6 रुपीज़ का है। फिर बताया कि 2.5 डजन चाहिए, कितने चाहिए 2.5। पहले हमें डजन में कितनी चीज़ें आती हैं, डजन में आती हैं 12 थिंग्स, 12 आइटम्स। एक डजन में 12 चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम केले दर्जन में ख़रीदते हैं तो एक दर्जन में कितने केले आते हैं, 12 केले आते हैं। अब हमें कितने दर्जन चाहिए 2.5, एक दर्जन तो 12 हो गया, 2 डजन अगेन 12 और हाफ डजन 0.5 डजन आधा दर्जन, तो 12 का आधा कितना होगा 6। अब इनको प्लस करेंगे तो 12 और 12 24, 24 और 6 30, मतलब हमें टोटल कितने एग्स चाहिए 30 एग्स चाहिए। देखो एक डजन में आते हैं 12, चाहिए कितने 2.5, 1 को 2.5 बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया 2.5 तो इधर भी 2.5 से मल्टीप्लाई। जब 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 30 आता है। क्या आता है 30। अब हमें बताना है कि 30 जो 30 अंडे हमें लेने हैं वो कितने रुपए के होंगे। तो हमें पता था एक अंडे की कीमत कितनी है 6 रुपये, तो 30 अंडों की कितनी होगी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18, तो कितने रुपए दिए 180 रुपये हमें खर्च करने होंगे कितने अंडों के लिए 2.5 डजन एग्स के लिए। आया समझ में? एक एग 6 रुपये का, 2.5 डजन एग कितने होंगे 180 रुपये के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लेना बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि अगली वीडियो में दोबारा से मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर सकूं। अ रनर विल हैव टू रन डैश किलोमीटर इफ़ ही और शी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन 1500 मीटर रेस। पूछ रहा है एग्जामिनर कि अगर एक रनर है, एक दौड़ भाग करने वाला एक रनर है, एक एथलीट है जो भागते हैं, अगर उसको किलोमीटर कितने किलोमीटर दौड़ना होगा अगर वो 1500 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस रनर को कितना भागना पड़ेगा, कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा कि वो अगर 1500 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो जैसे कि हमें पता है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके 1000। तो यहाँ हमें बता रखा है कि 1500 मीटर भागा है वो, तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। ये छोटा है, छोटा बड़े के घर जाता है तो क्या होता है डिवाइड होता है, डिवाइड आता है। तो हम 1500 को जब डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 के टेबल में 1500 तो नहीं आएगा, इससे छोटा 1 पे क्या आएगा 1000, फिर बचा 500, तो 500 तो क्या हो गया 1.5, ये मीटर बच गया। तो 1.5 किलोमीटर की रेस उसको दौड़नी पड़ेगी जब वो कि 1500 मीटर की रेस में भाग लेगा। मतलब एक तरीका ये था कि उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पूछ लिया था कि बताओ 1500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, क्योंकि रनर उतना ही तो भागेगा जितनी मीटर की रेस में वो पार्टिसिपेट करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं भागेगा ना, वो उसको मिलेगा थोड़ी ना कुछ, उतनी ही भागने पे तो उसको प्राइज़ मिलेगा। तो सीधा सीधा उसने ये पूछा हुआ था इसमें कि बताओ 1500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 100 लाख इज़ इक्वल टू, पूछा है 100 लाख किसके इक्वल, कितनी किसके इक्वल होता है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मेरे को ये होमवर्क में बताओगे कि 100 लाख को क्या लिख सकते हैं, कितनी ज़ीरो आती है उसमें, वो लिख के आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 41 आपके होमवर्क के क्वेश्चन है आज के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
769Z 669Y 569X। आगे की पूछा है कि पैटर्न क्या होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने बात की थी कि एक पैटर्न है, इसको हमें कंप्लीट करना है। मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए। 769Z 669Y 569X और आगे के दो ब्लैंक्स पूछे हैं कि इस पैटर्न में आगे क्या आएगा। तो देखो चलिए इस तरीके से देखते हैं जैसे हमने हर एक पैटर्न किया, प्लस माइनस करके देख लेते हैं। ये 7 है, 7 से 6 हुआ फर्स्ट डिजिट, मतलब -1, फिर 6 से 5 हुआ, अगेन -1, 6 है, 6 से 6, देन अगेन 6, कोई चेंज नहीं है, मतलब बीच में जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। 9, अगेन 9, अगेन 9, मतलब ये वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज हुई, आगे वाली। आगे वाली में क्या चेंज हुआ, -1 का, 5 से -1 4 और 6 9 सेम रहेगा, फिर अगेन 4 से -1 3 6 9, ये सेम था। अब अल्फ़ाबेटिक सीरीज में देख लेते हैं। Z है, Y X, मतलब X Y Z इस तरीके से चल रहा है, -1 1 करके। तो X से पहले क्या आता है, W, W से पहले V, V W X Y Z, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। AC EZ IK, ए के बाद क्या आता है, बी यहाँ नहीं है, कैंसिल हो गया। ए से सीधा किस पे आ गया, सी पे, ठीक है, यहाँ बी मिस कर दिया। आगे देखते हैं। सी के बाद क्या आना चाहिए, डी सीरीज में नहीं है, फिर ई के बाद क्या आता है, एफ नहीं है, जी आ गया सीधा। तो ऐसी एक एक हमें छोड़ते हुए सीरीज को कंप्लीट करना है। जी के बाद एच आता है, एच हट गया, आई आ गया। आई के बाद जे आता है, जे हट गया, के आ गया। के के बाद एल हट जाएगा, एल के बाद क्या आता है, एम के बाद क्या आता है, एन हट जाएगा, एन के बाद क्या आएगा, ओ। तो एम ओ के बाद पी आता है, पी हट जाएगा, क्यू आ गया। क्यू के बाद आर हट जाएगा, एस आ गया। तो एम ओ और क्यू और एस, तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें एक पैटर्न फिगर का दिया हुआ है, पहले एफ को सीधा, फिर थोड़ा टेढ़ा, फिर और टेढ़ा। अब आगे का पूछा है कि आगे वाले ब्लैंक में क्या आएगा, एफ किस तरीके की शेप में होगा। तो देखो सुई की घड़ी की सुई की तरह, पहले ये ऐसे था, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ, फिर ये इस पे आया। अब इन दोनों के बीच में ये है, तो यहाँ पे भी बीच में ये इस तरीके से आएगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और ये एफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फिगर वाले, कि फिगर में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है और पूछा जाता है कि नेक्स्ट फिगर इनमें से क्या बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अ मीटर ऑफ क्लॉथ कैन बी bought for ₹25. Ramesh paid an amount of ₹175 to the shopkeeper for buying same cloth. How much cloth did Ramesh buy? एक दुकानदार अपना कपड़ा बेचता है, कितने रुपए मीटर, वो बेचता है 1 मीटर 25 रुपये का, ठीक है। रमेश नाम का एक आदमी उसके पास कपड़ा खरीदने जाता है और वो टोटल उसको 175 रुपीज़ देता है उस दुकानदार को। 175 रुपीज़ के बदले वो क्या लेता है, उससे कपड़ा लेता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि बताओ उसने जो क्लॉथ लिया, जो कपड़ा लिया, वो कितने मीटर का था, वो कितने मीटर लिया, कितने रुपए में, 175 में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। 1 रुपए में 1 मीटर कितने रुपए का था, 25 का। उसने टोटल रुपए कितने पे किए, 175, और हमें बताना क्लॉथ कि क्लॉथ कितना आया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब बड़ी से कोई छोटी चीज़ पे जाते हैं, छोटी से कोई बड़ी चीज़ पे जाते हैं, तो हमें उसमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम इसमें 175 को 25 से डिवाइड करेंगे। 25 के टेबल में 175 आता है, नहीं आता, लेकिन क्या आता है आपका 150 आता है। किस पे आता है 150, 175 भी आता है पूरा का पूरा, आपका ये आता है 7 पर, ठीक है। तो 175, तो कितने मीटर कपड़ा मिलेगा उसको 175 में, 7 मीटर कपड़ा उसको वहां पे मिलेगा,
ठीक है, आया समझ में। 1 मीटर 25 रुपए का था, पूछा है कि 175 रुपए अगर उसने दिए तो कितना मीटर कपड़ा आया। तो हम अगर 25 से 175 को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने मीटर कपड़ा लिया है उसने दुकान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 46। 1/4 ऑफ 32 चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 4th आर बॉयज। कि एक क्लास में जिसमें 32 चिल्ड्रन है टोटल, उसमें से 1/4 क्या है, लड़के हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो बताओ लड़कियां कितनी होंगी। तो देखो टोटल बच्चे कितने थे, 32। बोला है एग्जामिनर में इस 32 में से 1/4 क्या है, बॉयज हैं। क्या है वो, बॉयज। पूछा है गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स बताओ कितनी होंगी। तो एग्जामिनर ने हमें यहाँ बता तो दिया कि 1/4 है लड़के, लेकिन ये नहीं बताया वो कितने हैं। 32 में से कितने हैं, तो ये हम निकालेंगे। 4 के टेबल में 32 किस पे आता है, 8 पे। तो यहाँ पे 8 क्या हो गए, बॉयज। टोटल क्लास में बच्चे कितने थे, 32 में से अगर 8 लड़के हैं तो बाकी बच्ची क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो 32 में से जब 8 माइनस होगा तो क्या आएगा, बताओ जरा। 32 में से जब 8 माइनस होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ। 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4 और 2, तो 24 क्या हो गई हमारी, गर्ल्स हो गई। तो क्लास में गर्ल्स कितनी थी टोटल, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। मनोज हार्ट बीट 72 टाइम्स अ मिनट, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बीट इन 3 आवर्स। मनोज की दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती है। मनोज नाम के लड़के की हार्ट बीट जब चेक की गई तो पता चला उसकी दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही है, 72 टाइम्स, 72 बार धड़क रही है। पूछा है 3 आवर्स में कितनी बार धड़केगी, कितनी बार वो बीट करेगी। 1 मिनट में 72 टाइम्स, 3 आवर्स में कितनी मिनट होती हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 3 आवर इज इक्वल टू 180 मिनट्स। जब 1 मिनट में 72 है तो 180 में कितनी होंगी, 180 इंटू में 72, 180 इंटू में 72। जब हम 180 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी 3 घंटे में कितनी बार धड़कन धड़की है। तो कितनी बार धड़केगी उसकी धड़कन बेटा, वो जब आप 180 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 12960 टाइम्स, 12,960 बार उसकी दिल की धड़कन 3 घंटे में धड़केगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 8 मेंबर्स नीड 15 kg ऑफ फ्लोर फॉर 1 वीक। एक फैमिली है जिसमें 8 मेंबर है और उनको एक हफ्ते के लिए 15 किलो आटा लगता है उनके खाने में। हाउ मच फ्लोर विल दे नीड फॉर 2 months। तो पूछा है बताओ 2 महीने के लिए कितना आटा उन्हें लगेगा 2 महीने बिताने के लिए। यहाँ बता दिया कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर्स हैं। 15 किलो 1 वीक, एक हफ्ते के लिए मतलब 7 डेज के लिए लगता है। 15 किलो आटा 7 डेज के लिए लगता है। पूछा है 2 months के लिए कितना लगेगा। 2 months में कितने दिन होंगे बेटा आपके, 2 months में होंगे आपके 60 डेज, 30 और 30 60। 15 किलो आटा 7 दिन के लिए, एक दिन के लिए 15/7, तो 60 दिन के लिए 15/60 गुना में 60। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में डिफरेंस बताना है आपको, कितना होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट में कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन और सेम यही क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द मैप ऑफ ए फील्ड ड्रॉन बिलो, फाइंड इट्स पैरामीटर इन मीटर्स। ये नीचे जो एक खेत बना रखा है, इसकी साइड्स बता रखी है एग्जामिनर में, और बोला है इसको रीड करो अच्छे से और बताओ इसका पैरामीटर क्या होगा। पैरामीटर क्या होता है? पहली बात तो पैरामीटर होता है किसी भी फिगर की बाउंड्री लाइन। अगर आप बाउंड्री लाइन को प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो देखो इसकी बाउंड्री की लेंथ दी हुई है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये 15 है, ये भी 15, ये 6 है, ये 24। पूछा है बस इसका पैरामीटर, इसको टोटल करके बता दो कितना होगा। तो 6 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 24 मीटर प्लस 15 मीटर, इन सबको प्लस करके क्या आएगा? तो देखो 15 और 15 30, 24 और 6 30, तो ये आ गया आपका 60 मीटर। तो पैरामीटर कितना आ गया इस फिगर का? 60 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पैटर्न से रिलेटेड है। 5 10 15 डैश 25 डैश, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है, 5 का टेबल बना हुआ है। तो 5 10 15, 15 के बाद क्या आता है आपका? 20, 20 के बाद 25 और 25 के बाद 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 19 इंटू में 100 क्या होता है? मैंने बताया था जब कभी भी ऐसे 100 से मल्टीप्लाई या मतलब किसी भी जीरो की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो जितने जीरो पीछे लगी हुई हैं पहले उतने लिख दिया करो, और उसके बाद जो भी डिजिट यहाँ पे बच जाती है उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, सिंपल। अब यहाँ पे 1 बच गया है, तो 1 से जब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 19 जा 19, तो यहाँ आंसर क्या आ गया? 1900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हाफ लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर, बताओ आधा लीटर कितने मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं बेटा, 1000 मिलीलीटर होते हैं। पूछा है हाफ लीटर में, इसका आधा क्या होगा 1000 का? 500, तो 500 ml। हाफ लीटर को आप क्या बोल सकते हो? 500 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 54। 5 kg इज इक्वल टू ग्राम, 5 किलोग्राम में कितना होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। पूछा है 5 किलो में कितने ग्राम होंगे? तो ये 1 kg जब 1000 है तो 5 kg कितना हो जाएगा? 5000। कितना? 5000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिग स्टोन ब्रेक इनटू 3 पीसेस वेटिंग 3 kg, 8 kg एंड 12 kg। व्हाट विल बी द वेट ऑफ स्टोन बिफोर इट ब्रेक्स डाउन। एक बड़ा सा स्टोन टूट के तीन टुकड़ों में बिखर गया, और वो 3 टुकड़े कितने कितने वेट के हो गए? एक हो गया 3 किलो का, एक हो गया 8 किलो का, और एक हो गया 12 किलो का। एक 3 किलो, एक 8 किलो और एक 12 किलो। एग्जामिनर पूछ रहा है कि टूटने से पहले ये पूरा बड़ा पत्थर कितने का था, कितने किलो का था। देखो टूटा जरूर है पत्थर और अलग अलग वेट भी हो गया, लेकिन पत्थर का जो वेट है वो रहेगा तो सेम, तीनों को मिला देंगे तो वो बड़ा पत्थर ही बन जाएगा अगर तीनों को जोड़ देंगे तो हम सेम ऐसे ही करेंगे कि जब ये टूटता नहीं था उससे पहले कितने का होगा, जितने के ये सारे हैं इनको मिला के। तो 3 प्लस में 8 प्लस में 12 कितना होता है आपका? ये होता है 23 kg। तो पहले जो पत्थर था जो टूटा नहीं था, जो सबसे बड़ा पत्थर था, वो कितने किलो का था? 23 किलो का। और टूटने के बाद वो अलग अलग 3 हिस्सों में टूट गया, जो कि कितने कितने के हो गए? 3 किलो, 8 किलो और 12 किलो के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज ₹20, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑफ सच राइस। देखो 1 किलो राइस की कीमत 20 रुपये है मान लो, तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि 50 किलो कितने के आएंगे। 1 किलो चावल अगर 20 रुपये के हैं तो 50 किलो चावल कितने के होंगे। तो यहाँ 1 किलो से क्वांटिटी बढ़ाई हमने, कितने की है? 50।
तो 50 किलो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ हमने 50 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी क्या करेंगे हम 50 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो सेम रहेंगी और 5 टू ज़ा क्या होता है आपका 10। तो ये कितने के आएंगे 1000 रुपीज़ के। अगर 50 किलो चावल हम लेने चलेंगे तो वो टोटल में कितने के मिलेंगे 1000 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 57। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अगर एक स्क्वायर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बताओ उसका पूरा एरिया कितना होगा। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताओ एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है मान लो, इसकी एक साइड बता दी उसने 5 सेंटीमीटर की है। तो स्क्वायर की अगर एक साइड बता दी है तो इसका मतलब उसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो उसकी सारी साइड ही 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब पूछा है इसका एरिया कितना होगा। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइड इंटू में साइड। क्या होता है, साइड इंटू में साइड, या साइड का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे साइड कितनी है 5, 5 इंटू में 5 क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होता है आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 38। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1 मोर देन इट्स हाफ फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। एक क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 38। टोटल बच्चे कितने हैं 38। बोला है कि लड़कियां जो हैं उनकी संख्या एक ज़्यादा है किससे, आधे से। इसके आधे से, इन आधे से एक ज़्यादा क्या है लड़कियां। तो एक कम क्या होगा, कोई लड़का ही होगा। 38 का आधा क्या होता है आपका, 38 का आधा होता है 19। बोला है इस आधे से एक ज़्यादा क्या है लड़कियां, तो लड़कियां 1 + 19 होंगी तो कितनी हो गई 20। और लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे 18, क्योंकि 20 और 18 कितने होंगे 38 हो जाएंगे टोटल। इसके आधे के एक ज़्यादा बोली थी तो लड़कियां कितनी आ गई 20। देखो टोटल 38 थे, फिर बोला कि जो लड़कियां हैं वो एक ज़्यादा है इसके आधे से, तो इसका आधा हमने किया कितना आया 19, 19 से एक ज़्यादा 20, 20 क्या हो गई आपकी लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इफ द पेंसिल कॉस्ट ₹2 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ सच पेंसिल्स। अगर एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, एक पेंसिल 2 रुपये में मिलती है, तो बताओ एक डजन मतलब 12 पेंसिल कितने में मिलेंगी। अभी आपको जहाँ डजन देता है ना, ये इसीलिए देखना चाहता है कि बच्चों को डजन का पता भी है नहीं, वरना वो सीधा 12 भी दे सकता था। लेकिन जब एक डजन दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें होती क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 डजन में कितनी पेंसिल होती है 12। तो एक की अगर 2 कॉस्ट है तो 12 की कितनी होंगी 12 इंटू में 2, तो कितनी हो जाएंगी 24 रुपीज़। कितनी होगी 24 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। राइट द नेम ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी आपका आज का होमवर्क है। तो आज आपके टोटल 4 होमवर्क के क्वेश्चंस है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 आपका, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 41 एंड क्वेश्चन नंबर 33। तो इन चारों के मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मुझे पता तो चले कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा नहीं। ये आप जो पढ़ नहीं रहे हो ना बेटा, ये आपको नुकसान होगा जब आप मेधावी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे या फिर एनुअल एग्जाम में आपके मार्क्स कम आएंगे। इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी मेहनत कर लो, यही टाइम है। इसके बाद तो छुट्टियाँ होनी ही है आपकी, 2-4 दिन की जो भी होंगी, उसमें इंजॉय करना अच्छे से। अच्छे मार्क्स लेके दूसरी क्लास में जाओगे तभी तो आपको सब अप्रिशिएट करेंगे ना, सभी प्रेज करेंगे। तो पढ़ाई ज़रूर करो, पढ़ना नहीं छोड़ते। आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के पर्यायवाची किए हैं, कुछ हमारे मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं, ये जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे वीडियो पूरी देखेंगे, एंड तक देखेंगे, और जो भी नए हैं चैनल पर उसको चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर दे देना अगर वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो, और तीनों क्वेश्चंस का मेरे को आंसर मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।